प्रिय छात्रों, परफेक्शन आईएएस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आलोक कुमार आज आपसे 1905 के बंगाल विभाजन और उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। बंगाल का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बंगाल के विभाजन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह पहला आंदोलन है जिसको जन आंदोलन का नाम दिया जा सकता है, चूँकि पहली बार जनता जो है अपनी मांगों को लेकर के बड़े पैमाने पर सड़कों पर आई और धरना, प्रदर्शन, जुलूस जैसे तरीक़ों को अपनाया गया और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि उसके द्वारा बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उस निर्णय को वापस लिया जाए। और जब सरकार ने राष्ट्रवादियों की मांगों को मानने से मना किया और जनता के दबाव के बावजूद, जनता की मांग के बावजूद जब बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी गई, तो इसी स्थिति में भारत के लोगों ने इस अंग्रेजी सरकार के कार्रवाइयों से निपटने के लिए स्वदेशी आंदोलन का सहारा लिया। यहाँ स्वदेशी का मतलब था अपने देश के बने चीज़ों का इस्तेमाल करना और इसके पीछे का संदर्भ ये था कि अगर अंग्रेजी सरकार भारतीयों की मांगों को नहीं मानती है तो भारत की जनता जो है स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाएगी और इससे शायद अंग्रेजी सरकार पर दबाव पड़ेगा और अंग्रेजी सरकार भारत की जनता की मांगों को मानने के लिए मजबूर होगी। ये 1905 का बंगाल विभाजन जो किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था और लॉर्ड कर्जन घोर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने भारत आते ही आते भारत में राष्ट्रवाद का जो बढ़ता ज्वार था उसको रोकने का प्रयास किया। 1899 में भारत में गवर्नर जनरल के पद पर उसकी नियुक्ति हुई और उसने आते ही आते कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ऐसा लगा कि वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के राष्ट्रवादियों का जो बढ़ता प्रभाव था उसको बिल्कुल ही नापसंद करता था। सबसे पहली बात तो यह है कि उसने कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा जो नगर पालिकाएँ थी उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत होता था उसको कम करने का उसने प्रयास किया। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास किए गए, साथ ही प्रेस की आज़ादी को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया और सबसे जो अशोभनीय कार्य उसके द्वारा किया गया वह कार्य था बंगाल का विभाजन। यद्यपि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और 7 करोड़ 85 लाख इसकी आबादी थी और बंगाल कितना बड़ा था इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि आज का बांग्लादेश, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम का भी कुछ हिस्सा, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब एक ही बंगाल प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। और अंग्रेजी सरकार ने इस वक्त जो तर्क रखे थे उनका कहना ये था कि बंगाल चूँकि बहुत बड़ा प्रांत है तो इतनी बड़ी आबादी पर एक केंद्र से शासन करना संभव नहीं है, इसीलिए एक्चुअली अंग्रेज़ों का कहना ये था कि बंगाल का विभाजन जो है प्रशासनिक कारणों से किया जा रहा है, प्रशासनिक सुविधाओं को ही इसका आधार बनाया गया। लेकिन यह स्पष्ट था कि बंगाल के विभाजन के पीछे राजनीतिक कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। यद्यपि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था और प्रशासनिक कारणों से बंगाल का विभाजन जायज़ भी था, यदि पहले भी बंगाल के विभाजन का प्रयास किया गया था। 1863 में उड़ीसा में भयानक अकाल पड़ा था और उस समय भी अंग्रेजी सरकार ने इस तरह विभाजन के प्रस्ताव को रखा था, लेकिन उस समय विभाजन जो था किसी कारण से संभव नहीं हो सका था। 1874 में बंगाल के कुछ हिस्सों को काट करके असम नामक प्रांत का निर्माण किया गया था। तो इस तरह से बंगाल के विभाजन का जो मामला है वो काफ़ी पुराना मामला है, कोई नया मामला नहीं था। लेकिन कर्जन ने जैसे ही गवर्नर जनरल का पदभार संभाला तो उसने बंगाल विभाजन के प्रस्ताव पर गंभीरता से काम करना शुरू किया और इसके पीछे का उसका जो मकसद था वो ये है, चूँकि 20वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में भारत में राष्ट्रीय चेतना जो थी वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही थी और न सिर्फ तीव्र गति से बढ़ रही थी बल्कि जुझारू रुख अख्तियार कर रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1885 से लेकर के 1905 तक का समय जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों का समय, उदारवादियों का काल माना जाता है।
तो इस तरह से उदारवादियों का युग जो था अब समाप्त हो रहा था और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में जो युवा वर्ग के लोग थे, जो गर्मपंथी थे, है ना, उनका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में कर्जन ने राष्ट्रवाद पर आघात करने का प्रयास किया और उसके द्वारा, चूँकि कर्जन ने स्पष्ट शब्दों में कहा भी था कि कलकत्ता जो है वो भारत में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, और ऐसा कहना उसका जायज़ भी था और यह स्वाभाविक भी था कि सबसे पहले अंग्रेजी शासन की स्थापना बंगाल में ही हुई थी और सबसे लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के तहत रहने का अनुभव भी बंगालियों को था। और एक बात और भी है कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश जो शासन है उसके प्रभाव स्वरूप और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तो स्वाभाविक बात था कि बंगाली सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आए। अंग्रेजी शिक्षा के संपर्क में आने से क्या हुआ कि पश्चिम के राजनीतिक विचारों से उनका परिचय हुआ और धीरे धीरे वो सत्ता में भागीदारी की बात करने लगे थे। और जिस तरह से बंगाल के लोगों में राष्ट्रीय चेतना फैल रही थी और जिस तरह से बंगाल के जो नेता थे वो कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस संगठन पर प्रभावी थे, तो कर्जन ने स्पष्ट शब्दों में कहा भी कि बंगाल के विभाजन से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि कांग्रेस का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ेगा और इस तरह से राष्ट्रवाद की धारा जो है उसको कुंद किया जा सकता है। जहाँ तक विभाजन का सवाल है तो ये तय हुआ कि बंगाल को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। पूर्वी बंगाल जो नया प्रांत बनने वाला था इसकी राजधानी ढाका होती और आप यहाँ के जनसंख्या के हिसाब को भी देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था, वहीं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का बहुमत था। पूर्वी बंगाल में 1,80,00,000 मुसलमान थे, वहीं हिंदुओं की संख्या 1,20,00,000 ही थी। इस तरह से पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक होते। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे और इस तरह से विभाजन का जो विचार था वो बिल्कुल सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की योजना अंग्रेजों ने बनाई थी। यहाँ आप देखिए कि अंग्रेज जो थे शुरू से ही मुसलमानों को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है और सिर्फ हिंदू हित की बात करती है। और मुसलमानों को ये बतलाया जा रहा था, ये समझाया जा रहा था कि मुसलमानों का कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से कुछ भी भला होने वाला नहीं है। कर्जन ने ढाका में अपने एक भाषण में मुसलमानों को खुश करने के लिए, मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए कहा भी था कि ये जो मुस्लिम बहुल प्रांत बनेगा जिसकी राजधानी ढाका बनेगी उसमें मुसलमानों को वही सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कभी मुग़ल शासकों के ज़माने में या सल्तनत काल में जब भारत पर मुसलमानों का शासन था उस समय जो उनका प्रभाव हुआ करता था, उस समय जो उनका प्रभुत्व हुआ करता था, तो उस तरह के प्रभुत्व की स्थापना जो है पूर्वी बंगाल में हो पाएगी। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने मुसलमानों को भड़काने का प्रयास किया और इसके पीछे का उद्देश्य ये था, चूँकि बंगाल विभाजन का जो मुद्दा है तो यहाँ विभाजन जो था अगर प्रशासनिक कारणों से किया जाता तो अंग्रेजी सरकार जो थी तो कई वैकल्पिक प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार के सामने रखे गए थे, जिसमें एक वैकल्पिक प्रस्ताव ये था कि बंगला भाषियों को एक साथ ही रहने दिया जाए और जो गैर बंगला भाषा भाषी लोग हैं उनको पृथक कर दिया जाए, उनका एक अलग प्रांत का निर्माण कर दिया जाए। उसी स्थिति में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता और इस तरह से विभाजन जो था वो प्रशासनिक कारणों से भी सही होता और विभाजन को लेकर के कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रवादियों में किसी भी तरह का कोई विरोध भी नहीं होता। लेकिन अंग्रेजी सरकार की मंशा, अंग्रेजी सरकार की इच्छा जो थी कुछ और ही थी। तो इस तरह आपने देखा कि बंगाल को विभाजित करने का फैसला लिया गया और इसके पीछे का मुख्य कारण था कि बंगालियों को सांप्रदायिक आधार पर बांटना। तो और फिर जो भारत में जो राष्ट्रवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव था और खास करके बंगालियों में बढ़ता हुआ जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्रप्रेम की भावना थी, उसको कमज़ोर करना। तो इस तरह आपने देखा कि बंगाल विभाजन अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। वस्तुतः दिसंबर 1903 से ही लोगों को इस बात की खबर हो गई थी कि बंगाल का विभाजन का प्रस्ताव जो है अंग्रेजी सरकार उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और विभाजन
पर अंग्रेजी सरकार अडिग है, तो शुरुआती दौर से ही भारत के राष्ट्रवादियों ने विभाजन का विरोध करना शुरू किया। खास करके पूर्वी बंगाल में जैसे ही विभाजन की खबर लोगों को मिली तो लगभग 500 बैठकों का आयोजन किया गया। 40 से 50 हज़ार पर्चे पूरे बंगाल में बांटे गए और इन पर्चों के माध्यम से बंगाल की जनता को विभाजन से होने वाले खतरों के बारे में बताया गया। इस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मित्र पृथ्वी चंद्र राय जैसे नेताओं ने विभाजन प्रस्ताव के खिलाफ बंगाली हितवादी, संजीवनी जैसे अखबारों के माध्यम से लोगों में जागरण फैलाने का प्रयास किया। और 1904 और 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में कई ऐतिहासिक सभाएं हुई जिसमें बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। तो इस तरह से 1903 से 1905 तक नरमपंथियों का जो तरीका था, उनका तरीका था आवेदन देना, ज्ञापन सौंपना, सभाओं का आयोजन करना, वहाँ अपने प्रस्तावों को लेकर के भाषण देना। तो ये सारे तरीके जो थे वो अपनाए जा रहे थे। 1903 से 1905 के बीच में बंगाल के नेताओं ने इन सारे तरीकों को अपनाया था और उनको लगता था कि साहब इन तरीकों को अपना करके वो भारत के लोगों का और ब्रिटिश जनमत का ध्यान जो है इस समस्या की ओर आकर्षित कर पाएंगे और इससे अंग्रेजी सरकार पर दबाव पड़ेगा और अंग्रेजी सरकार जो है उनकी मांगों को मान लेगी। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1905 को बंगाल की अंग्रेजी सरकार ने इस बात को बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि विभाजन का फैसला हो चुका है और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन जो है प्रभावी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1905 के बारे में और 1905 के महत्व के बारे में आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि बंगाल विभाजन तो एक घटना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि नरमपंथियों की राजनीति का अवसान भी यहाँ हो रहा है। जनता ने इस बात को बखूबी समझ लिया कि नरमपंथियों के जो तौर तरीके हैं वो फलदायी नहीं हैं। चूँकि 1903 से 1905 के बीच में बंगाल के नेताओं ने बंगाल विभाजन के खिलाफ अंग्रेजी सरकार को हजारों हजार आवेदन सौंपे थे, ज्ञापन सौंपे गए थे, सभाओं का आयोजन किया गया था और वैधानिक तरीके से अपनी मांगों को अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। फिर एक चीज़ और भी यहाँ गौर करने की है कि आप देख रहे हैं कि पहली बार जनता जो है बंगाल विभाजन के मामले को लेकर के बिल्कुल सजग है, सचेत है और वो सड़कों पर आने को तैयार है। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश सरकार जो थी अपने इरादे पर अडिग थी और ब्रिटिश सरकार का जो एजेंडा था कि बांटो और राज्य करो, तो ब्रिटिश सरकार जो थी उसी एजेंडे पर आगे बढ़ रही थी और उसने नरमपंथियों की मांगों को मानने से इनकार कर दिया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के ऐतिहासिक टाउन हॉल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया जहां स्वदेशी के प्रस्ताव को पारित किया गया और ये तय हुआ कि भारत की जनता जो है अपनी मांगों के समर्थन में और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेगी और इससे अंग्रेजी सरकार को आर्थिक घाटा होगा और इस आर्थिक घाटे से निजात पाने के लिए अंग्रेजी सरकार जो है भारतीयों की मांगों को मानेगी। तो इस तरह आपने देखा कि आंदोलन जो है बिल्कुल अब सही रास्ते पर है। सही रास्ते पर कहने का मतलब है कि ये आंदोलन जो है, चूँकि भारतीयों की मांग थी कि बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को रद्द किया जाए, लेकिन अंग्रेजी सरकार जो थी इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये तय हो गया कि भारत की जनता जो है वो है ना इस अंग्रेज़ों के इस कृत्य के प्रतिकार में बहिष्कार करेगी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा और इसकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सितंबर 1904 से सितंबर 1905 के बीच में जो विदेशी वस्तुओं की बिक्री का जो हिसाब किताब है, तो कई जगहों पर देखा गया कि 5 से 15 गुना तक है ना उसमें कमी आई है। 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ तो पूरे बंगाल में ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन घरों में चूल्हे नहीं जले, लोगों ने उपवास रखा, लोगों ने नदियों में स्नान किया, लोगों ने एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधा और ख़ास करके मुस्लिम भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधने का काम किया गया। और यह इस बात का प्रतीक था कि बंगाल की जनता जो थी उसका कहना ये था, उसका मानना ये था कि अंग्रेजी सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बंगाल के लोगों की जो एकता है वो बनी रहेगी, वो टूटेगी नहीं। और इसी क्रम में शाम में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक
सभाओं को संबोधित किया और एक जनसभा में 50,000 और दूसरी जनसभा में 75,000 तक लोग इकट्ठे हुए थे। तो इस तरह से आंदोलन जो है अब शुरू हो गया है और अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये आंदोलन जो है अब एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। नए लक्ष्य की ओर बढ़ने का यहाँ मतलब ये है कि स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन जो है, चूँकि ये बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुआ था, इसलिए इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। लेकिन जैसे ही गर्मपंथियों ने इसके नेतृत्व को अपने हाथों में लिया तो गर्मपंथी इस मुद्दे को पूरे देश के स्तर पर ले जाना चाहते थे। उनकी सोच ये थी कि केवल बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके अंग्रेजी सरकार पर बहुत अधिक दबाव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर इस आंदोलन को शुरू किया जाए और पूरे देश के स्तर पर विदेशी वस्तुओं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए तो यह आंदोलन शायद ज़्यादा प्रभावी होगा। और इसीलिए गर्मपंथी नेताओं ने इसको देश के विभिन्न भागों में फैलाया। इन नेताओं में सबसे पहले तो तिलक महोदय का नाम आता है। तिलक महोदय ने महाराष्ट्र में और बम्बई और पूना के इलाके में स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलाके में आंदोलन को फैलाने का काम किया। दिल्ली में भी आप देखिएगा सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रमों को सही तरीके से चलाने का प्रयास किया गया। दक्षिण भारत में मद्रास प्रांत में चिदम्बरम पिल्लई और हरि सर्वोत्तम राव के नेतृत्व में ये आंदोलन जो था वो पूरे जोर शोर से चल रहा था। तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन को एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप दे दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि आंदोलन का जो आयाम है अब व्यापक हो रहा है। अब सिर्फ बंगाल विभाजन का ही मामला नहीं है। केवल यही नहीं है कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाए, बल्कि अब देख रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। यहाँ एक चीज़ याद रखने की है कि कांग्रेस पार्टी ने शुरू में इस आंदोलन के साथ कैसा बर्ताव किया। 1905 में कांग्रेस पार्टी का सालाना अधिवेशन जो था बनारस में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और उस सम्मेलन में स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। लेकिन यहीं नरमपंथियों और गर्मपंथियों में टकराव भी शुरू हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार के प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो मान्यता मिली थी और कांग्रेस पार्टी ने जो उसको समर्थन दिया था, लेकिन ये गर्मपंथियों का कहना था कि ये स्वदेशी और बहिष्कार का प्रस्ताव जो है पूरे देश के लिए होगा, पूरे देश पर ये प्रभावी होना चाहिए। वहीं नरमपंथी नेता जो थे अभी भी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में उनका ज़बरदस्त भरोसा था और वो अंग्रेज़ों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे। इसलिए उनका कहना था कि चूँकि ये बंगाल विभाजन से चूँकि बंगाल से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस आंदोलन को देश के दूसरे हिस्सों में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये नरमपंथियों की बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। यद्यपि नरमपंथी जो थे जिस काल में वो राजनीति कर रहे थे तो वो बिल्कुल ईमानदार लोग थे, उनके निष्ठा में कहीं कोई संदेह नहीं था, लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ थी और फिर जिन वर्गों से वो बिलोंग करते थे, मतलब कि जो जहाँ तक वर्गीय चेतना का सवाल था, और फिर दूसरी बात है कि जन आंदोलनों को उन्होंने देखा भी नहीं था और फिर जनता को सड़कों पर ले आना और फिर उनको नियंत्रित रखना किसी भी नेता की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। तो इस तरह की राजनीति से वो परिचित नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने इसको बंगाल तक ही सीमित रखने का इरादा किया। वहीं गर्मपंथियों की दलील ये थी कि पूरे देश के स्तर पर इस आंदोलन को चलाया जाना चाहिए। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। यहाँ गर्मपंथियों को एक बड़ी सफलता मिली। यहाँ बड़ी सफलता मिलने का मतलब ये होता है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस का जो उद्देश्य है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है भारत की जनता के लिए स्वराज्य का हक प्राप्त करना। यहाँ स्वराज्य का आशय था औपनिवेशिक स्वराज्य से, कहने का मतलब कि भारत को भी उसी तरह के स्वराज्य का या स्वशासी अधिकार मिलने चाहिए जिस तरह के अधिकार इंग्लैंड ने अन्य उपनिवेशों को दे रखा था। तो इस तरह से आपने देखा कि राजनीतिक आंदोलन जो है, भारत का जो 1905 का बंगाल विभाजन का जो आंदोलन है, इसने राजनीति को एक नया आयाम दिया और आंदोलन एक नई दिशा की ओर बढ़ चला। ये मतलब कि अब केवल बंगाल विभाजन को रद्द कराना ही कांग्रेस की मांग नहीं थी, बल्कि स्वराज्य प्राप्ति का जो लक्ष्य है ये भी कांग्रेस
के आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। और कांग्रेस पार्टी का अल्टीमेट जो गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो देश की जनता के लिए स्वराज्य प्राप्त करना है। कुछ गर्मपंथियों ने स्वराज का अर्थ राजनीतिक स्वतंत्रता से भी लगाया है। तो इस तरह आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा। 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी जो थी वो दो गुटों में बंट गई और नरमपंथियों ने कांग्रेस पार्टी के जो उग्रवादी या जो गर्मवादी तत्व थे उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। और तो इस तरह आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई और ये फूट जो है इसके लिए भी बहुत हद तक स्वदेशी आंदोलन को माना जा सकता है, क्योंकि स्वदेशी के मुद्दे को लेके ही कांग्रेस पार्टी जो थी वो दो गुटों में बटी थी। तो इस तरह से ये 1905 का जो आंदोलन है, बंगभंग आंदोलन जो है, इसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके अलावा आप देखें कि यह आंदोलन जो है बंगाल में जिस तरीके से चलाया गया है, तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि 1903 से लेकर के, चूँकि दिसंबर 1903 में ही बंगाल की जनता को ये पता चल गया था कि विभाजन जो है, विभाजन का प्रस्ताव जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा तैयार किया जा रहा है। तो दिसंबर 1903 से लेकर के 1908 तक, मध्य 1908 तक, जब तक ये आंदोलन बंगाल में प्रभावी रहा, तो इस आंदोलन में आप आगामी आंदोलनों के, है ना, टेलर को देख सकते हैं। यहाँ टेलर को देखने का मतलब हो गया कि जो भी तौर तरीके आगामी आंदोलनों में अपनाए गए हैं वो सारे के सारे तौर तरीके जो थे बंगभंग आंदोलन में अपनाए गए थे। लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों में राष्ट्रीय चेतना को फैलाने के लिए और खास करके स्वदेशी और बहिष्कार का जो कार्यक्रम है तो उसको जनता तक ले जाने में राष्ट्रवादियों ने स्वयंसेवी संगठनों की भी मदद ली और कुछ स्वयंसेवी संगठन जो थे इनकी बड़ी ही अहम भूमिका रही है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों में सबसे प्रमुख जो नाम है वो है आपको बारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त द्वारा संचालित स्वदेश बांधव समिति। इस स्वयंसेवी संगठन के बारे में कहा जाता है कि ये संगठन जो था पूरे बारिसाल जिले में फैला हुआ था और सुदूर देहात तक इसकी 159 शाखाएं फैली हुई थी। और अश्विनी कुमार दत्त महोदय के कुशल नेतृत्व में इस समिति ने उत्तेजक भाषणों और स्वदेशी गीतों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास किया और इसने अपने कार्यकर्ताओं को शारीरिक और नैतिक प्रशिक्षण दिए। अकाल और महामारी के काल में जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। स्वदेशी दस्तकारी का लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और पंच अदालतों की स्थापना भी की गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आंदोलन को जनता के तक पहुंचाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए कई तौर तरीके जो थे वो अपनाए गए थे। इसके अलावा एक और भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो फीचर है इस आंदोलन का कि आप देखें कि आज महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है वो कई दिनों तक आयोजित होता है और महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, वो शायद सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। और इसी तरह से बंगाल में काली पूजा और दुर्गा पूजा की परंपरा है। तो ये दोनों ही जो पूजा की परंपरा है इसकी शुरुआत और इसका महत्व जो है 1905 के बंगभंग आंदोलन से जुड़ा हुआ है। आप देखें कि लोगों को जगाने के लिए, लोगों में आत्मगौरव के भाव को भरने के लिए और अंग्रेजी सरकार के सामने भारतीयों की जो दयनीयता की स्थिति थी उसको दूर करने के लिए क्या हुआ कि तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, शिवाजी महोत्सव जैसे समारोहों का आयोजन करना शुरू किया और इन समारोहों में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते थे तो वहाँ जो पॉलिटिकल मैसेजिंग था वो आसान होता। इसी तरह से बंगाल में दुर्गा पूजा और काली पूजा की परंपरा थी और 10 दिनों तक लोग इकट्ठा होते थे और यहाँ लोगों को आपस में बातचीत करने का और फिर राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिलता था। तो इस तरह से आपने देखा कि बंगाल में भी दुर्गा पूजा और काली पूजा के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का संदेश जो था जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा लोक नाट्य, लोकगीत और यात्रा परंपराओं के माध्यम से भी स्वदेशी के संदेश को गांवों तथा कस्बों व देश के दूर दराज के इलाकों में भी पहुंचाया गया। स्वदेशी आंदोलन की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इसने आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का नारा दिया
और नेताओं का ऐसा मानना था कि जब तक लोगों में आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का भाव नहीं भरेगा तब तक वो आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका नहीं निभा सकते। इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान गाँवों के सामाजिक और आर्थिक पुनरुत्थान का कार्य भी किया गया। आपने देखा है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी के जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, तो इस पूरे आंदोलन में गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की झलक भी मिलती है। यहाँ जाति प्रथा का विरोध किया गया, इसके अलावा बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों से समाज को मुक्त करने का प्रयास किया गया, शराबखोरी का विरोध किया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक तरफ राजनीतिक जनता कार्यकर्ताओं को और जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था और उनको भीतर से मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा था। जब तक जनता को सामाजिक और आर्थिक तौर पर आप मजबूत नहीं करेंगे तब तक आंदोलन में उनकी जो भागीदारी है वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं बन सकती है। इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता भी महसूस की गई। आपने देखा है कि गांधी ने भी इन सारे तौर तरीकों को अपने आंदोलनों में अपनाया है। असहयोग के दौरान गांधी ने छात्रों से सरकारी स्कूल कॉलेज खोलने का आह्वान किया था और ये जो सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ के निकलने वाले जो बच्चे थे उनके पढ़ने के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात थी। तो बंगभंग आंदोलन के दौरान बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक तो है कि बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई जिसके प्राचार्य अरविंद घोष बनाए गए थे। इसके अलावा अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना था। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की गई। तो इस तरह आप देखते हैं कि यह महज एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था बल्कि इस आंदोलन के द्वारा सामाजिक सुधार का कार्य हो रहा था। इसके अलावा संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़े ही महत्वपूर्ण काम किए गए और शायद स्वदेशी आंदोलन ने संस्कृति पर, भारत की संस्कृति पर जो प्रभाव डाला वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक तो है कि बंगला साहित्य का विकास हुआ। बंगला साहित्य के विकास का मतलब है कि यह वही समय है जब रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, द्विजेंद्र लाल राय, रजनीकांत सेन जैसे लेखक थे जो काफ़ी उत्कृष्ट रचनाओं का सृजन कर रहे थे और उस समय के लिखे गीत क्रांतिकारियों, नरमपंथियों, गरमपंथियों, कांग्रेस के जो गांधीवादी कार्यकर्ता थे उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत बने थे। और इसी समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की जो आज भी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना हुआ है। इसके अलावा कला के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए और अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु के द्वारा कला के क्षेत्र में कुछ नए आयामों की स्थापना की गई। अब तक भारतीय कला पर पाश्चात्य कला का काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव था, लेकिन इन कलाकारों ने भारतीय कला को एक नया रूप देने का प्रयास किया और इन्होंने प्रेरणा लिया यूरोप से नहीं बल्कि भारतीय कलाओं से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त किया। इनके प्रेरणा के स्रोत जो थे प्राचीन काल के जो हमारे कलाकारों के द्वारा जो उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण किया गया था या अजंता की जो पेंटिंग है जो प्राचीन काल की है तो उससे प्रेरणा लिया गया। इसके अलावा जो राजपूत शैली थी चित्रकला की उससे प्रेरित हुआ। तो इस तरह से भारतीय कला पर जो पाश्चात्य आधिपत्य था उसको भी इस आंदोलन ने तोड़ने का काम किया और 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना भी की गई। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान काफ़ी महत्वपूर्ण काम हुए और जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय आदि को विज्ञान क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं मिली और इनके द्वारा कई ऐसे आविष्कार किए गए जो न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी जिनको काफ़ी महत्व मिला है। तो इस तरह आपने देखा कि पहली बार स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जनता का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भागीदार बनता है। तो इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक दायरा जो है काफ़ी फैला है। कुछ जमींदार, शहरी निम्न मध्य वर्ग के लोग और पहली बार औरतों की इस आंदोलन में भागीदारी होती है। इसके अलावा मजदूर वर्ग की आर्थिक शिकायतों को राजनीतिक स्तर पर पहली बार यहाँ उठाया गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान मजदूर वर्ग की मांगों को भी प्रमुखता दिया गया और इस तरह से मजदूर वर्ग जो संगठित मजदूर वर्ग था उसका सहयोग और समर्थन भी स्वदेशी आंदोलन को प्राप्त हुआ था।
ऐसा पता चलता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में ट्राम चलाने वाले लोगों ने हड़ताल कर दिया था और उनकी सहानुभूति जो थी वो कलकत्ता के राष्ट्रवादियों के साथ थी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो आंदोलन है ये काफ़ी सफल रहा है और इसने न सिर्फ राजनीतिक के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। और चूँकि ये प्रारंभिक आंदोलन है, इससे पहले कोई जन आंदोलन नहीं हुआ है, जनता का कोई बड़ा आंदोलन इससे पहले हुआ नहीं है, तो जनता को पहली बार राजनीतिक संदेश देना, जनता को राजनीति के तौर तरीक़ों से अवगत कराना, मतलब कि उनका राजनीतिक प्रशिक्षण करने का प्रयास किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। इसके अलावा आप देखें कि इस आंदोलन की कुछ कमियां भी रही है। पहली कमी यह है कि साहब इस आंदोलन ने किसानों को अपने साथ जोड़ने में बहुत बड़ी सफलता नहीं पाई। कुछ किसान खास करके बारिसाल जिले में जहां अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा काफ़ी ठोस कार्य किए गए थे, वहां के किसानों ने तो बंगाल विभाजन का विरोध किया, लेकिन पूरे के पूरे बंगाल में जो किसान थे वो इस आंदोलन के साथ नहीं जुड़ सके, क्योंकि ये आंदोलन जो है ये मध्यवर्गीय आंदोलन था और शहरों में ही इसका ज़्यादा प्रभाव था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत जो है इसी आंदोलन के द्वारा हुई है। आपने देखा कि करजन ने बंगाल के मुसलमानों को समझाया था और कहा था कि साहब ये बंगाल का बंटवारा जो है उनके हित में है, उनके पक्ष में है, और जैसे ही बंगाल विभाजन का विरोध होना शुरू हुआ तो इससे मुसलमान जो थे वो राष्ट्रीय राजनीति की मुख्य धारा से अलग होते चले गए और स्वदेशी आंदोलन में मुसलमानों की बहुत अधिक भागीदारी नहीं रही है। और इसी क्रम में आप देखें कि 1906 में ढाका में ही इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई है और इस तरह यह स्पष्ट होता है कि ये सब अंग्रेज़ों की कुत्सित चाल थी और अंग्रेज़ जानबूझ करके ये सब कर रहे थे। एक तरफ बंगाल का विभाजन करना, पूर्वी बंगाल का निर्माण करना जो मुस्लिम बहुमत वाला प्रांत होगा, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत होगा, दूसरी ओर मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी जो अंग्रेजी सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करने पर तुली हुई थी और कभी करजन ने कहा भी था कि उसकी हार्दिक इच्छा ये है कि उसके शासनकाल में ही कांग्रेस का पतन हो। तो करजन महोदय जो थे कांग्रेस का पूरा पतन करा देना चाहते थे और इसके लिए जहाँ तक सांप्रदायिकता के बढ़ने का सवाल है तो इसके लिए आंदोलन भी कुछ हद तक जिम्मेवार माना जा सकता है। यहाँ कहने का आशय यह है कि बंगाल के लोगों में राष्ट्रीय भावना को भरने के लिए जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनके द्वारा धार्मिक रीति रिवाजों और धार्मिक संस्थाओं का सहारा लिया गया था और ऐसा सहारा लेना जो है वो खतरनाक साबित होता है, चूँकि बहुसंख्यक के प्रतीकों से, बहुसंख्यक के धार्मिक मान्यताओं से, रीति रिवाजों से अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक रीति रिवाज थे, मान्यताएं थी, वो बिल्कुल अलग थी। और फिर एक ऐसे देश में जहां शासक ही सांप्रदायिकता को भड़काने पर आमादा हो, तो इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ भारत में और इसका परिणाम अंततः 47 में देखने में आया जब भारत आज़ाद भी हुआ और भारत का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ। तो इस तरह से मध्य 1908 तक आते आते स्वदेशी आंदोलन जो था वो कमज़ोर पड़ने लगा था। इसके कमज़ोर पड़ने के कुछ एक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस आंदोलन को अंग्रेजी सरकार ने बड़ी ही निर्ममतापूर्वक दबाने का प्रयास किया। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के जितने भी प्रयास किए गए, अंग्रेजी सरकार ने उन सारे प्रयासों को विफल करने का प्रयास किया। शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोगों पर, जुलूस पर लाठियां बरसाई गई, छात्रों को टारगेट किया गया क्योंकि छात्रों ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, उनको सरकारी स्कूलों से निकाल दिया गया। यह भी कहा गया कि जो छात्र आंदोलन में शरीक होंगे उनको सरकारी नौकरियों से वंचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों पर जुर्माना लगाया गया, पुलिस के द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। तो इसके चलते भी धीरे धीरे क्या हुआ कि आंदोलन में कार्यकर्ताओं की कमी होती चली गई, क्योंकि छात्र और युवा जो थे वही किसी भी आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले होते हैं। तो इस तरह से आंदोलन कमज़ोर पड़ने लगा। इस आंदोलन के कमज़ोर पड़ने का दूसरा कारण है कि कांग्रेस पार्टी में मतभेद, क्योंकि आपने देखा 1907 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है 2 टुकड़ों में बट जाती है
और न सिर्फ दो टुकड़ों में बंटती है, बल्कि जो कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी का जो युवा नेतृत्व है, जो गरमपंथी, जिनको गरमपंथी कहा गया है, उनको कांग्रेस पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। और इसका फ़ायदा अंग्रेजी सरकार ने उठाया। अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेसी नेताओं पर दंडात्मक कार्रवाई की और इसके तहत अश्विनी कुमार दत्त के मित्र जैसे लोगों को बंगाल से निर्वासित कर दिया गया। तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। लाजपत राय और अजीत सिंह को भी देश निर्वासन की सजा दी गई। चिदम्बरम पिल्लई और हरि सर्वोत्तम राव को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस तरह से आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन हो गया था। साथ ही तीसरा कारण यह है कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए कोई प्रभावी संगठन नहीं था। यहाँ प्रभावी संगठन नहीं था कहने का आशय यह है कि आपने देखा कि स्वदेशी आंदोलन में सारे तौर तरीके अपनाए गए हैं, लेकिन ये तौर तरीके तभी बहुत ज़्यादा असरदायी हो सकते थे जब कोई मजबूत संगठन होता। आपने देखा कि स्वदेशी आंदोलन को लेके ही कांग्रेस में फूट पड़ गई है और चूँकि कोई नियमित संगठन नहीं था, इसलिए आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ ध्यान देने की है कि जन आंदोलनों को बहुत लंबे अरसे तक नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ जनता की भागीदारी होती है तो जनता की कष्ट सहन करने की क्षमता जो है वो सीमित होती है। तो यह भी कारण था कि यह आंदोलन जो था धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इस आंदोलन ने परोक्ष रूप से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया है। आपने देखा कि 1908 तक इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक गतिविधियों को चलाने से लगभग भारत के राष्ट्रवादियों को रोक दिया था। तो ऐसी स्थिति में भारत के युवाओं ने एक नया रास्ता ढूंढने का प्रयास किया और ये रास्ता जो था ये बलिदान का रास्ता था। और 1908 में ही पहली बार खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया था। चूँकि किंग्सफोर्ड जो था मुजफ्फरपुर आने से पहले कलकत्ता का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हुआ करता था और स्वदेशी आंदोलन के दौरान इसने राष्ट्रवादियों को काफ़ी कठोर दंड दिए थे और क्रांतिकारी जो थे उनसे बदला चुकाना चाहते थे। तो इस तरह से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है इसी आंदोलन के माध्यम से होती है। तो इस तरह आपने देखा कि 1903 के दिसंबर महीने से शुरू होने वाला आंदोलन जो है मध्य 1908 तक आते आते समाप्त हो गया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इसने राष्ट्रीय राजनीति के दायरे को बढ़ाने का काम किया। अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी वो पढ़े लिखे लोगों की सिर्फ पार्टी थी और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स के आदी थे, वैसे लोगों की ही पार्टी थी। लेकिन अब पहली बार आम जनता का इस पार्टी से जुड़ाव होता है और जनता को राष्ट्रीयता की भावना का बोध होता है और ये जो औपनिवेशिक शासन जो है उसके क्या दुष्परिणाम हैं, औपनिवेशिक शासन ने हमारे राजनीतिक जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे आर्थिक जीवन को, हमारे सांस्कृतिक जीवन को किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, इसकी जानकारी लोगों को हुई। तो इस तरह से यह आंदोलन जो है ये इसको असफल नहीं कहा जा सकता है। इसने भावी संघर्ष का बीज बोने का काम किया। तो इस तरह आपने देखा कि बंगभंग का आंदोलन जो है काफ़ी बंगभंग और उसके बाद जो स्वदेशी आंदोलन है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी महत्व रखता है और इसने भावी संघर्ष के लिए लोगों को न सिर्फ तैयार किया बल्कि भावी संघर्ष की पृष्ठभूमि भी तैयार की। और अब भारत के लोग जो थे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, चूँकि 1906 में स्वराज्य का नारा दादा भाई नौरोजी ने दे दिया था और गरमपंथियों ने कहा भी था, तिलक का एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर के रहेंगे। तो इस तरह से आंदोलन जो है और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद।